अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैंपस.pk। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोगों ने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। हम पढ़ रहे थे यूकैरियोट्स के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं। लास्ट टाइम हमने एक फ़्लो पढ़ा जिसमें आपको पता चल रहा था कि प्रोटीन्स बनकर कहाँ जा रही हैं और लिपिड्स जो हैं वो बनकर कहाँ जा रही हैं। आपके सामने एक मैं MCQ लिखता हूँ, आपने पहचानना है कि ये मैं किसके पाथवे की बात कर रहा हूँ। द पाथवे given below represents the जर्नी ऑफ। एक पाथवे आपको मैं दे रहा हूँ। पाथवे आपके पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू ट्रांसपोर्ट वेसिकल टू गोल्जी टू सेक्रेटरी वेसिकल टू सेल मेम्ब्रेन। ये एक पाथवे आपको मैंने दिया है। द पाथवे गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द जर्नी ऑफ। ये पाथवे आपको दिया है, ये किसकी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है? इंसुलिन की जर्नी को, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है हीमोग्लोबिन की जर्नी को, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है टेस्टोस्टेरोन की जर्नी को, या ये रिप्रेजेंट कर रहा है ग्लूकागॉन की जर्नी को। तो ये जो पाथवे आपको दिया स्टूडेंट्स, ये किसकी जर्नी को रिप्रेजेंट कर रहा है? सर क्या गोल्जी के पास राइबोसोम नहीं होते? नो, गोल्जी के पास नहीं होते। अगर होते तो वो सारा काम खुद ना कर लेता। सो अल्लाह ने सारे काम मुख्तलिफ चीज़ों के ज़िम्मे लगाए हुए हैं। हाँ जी बताओ, किसका पाथवे आपको मैंने दिया है ये वाला? हाँ जी, लिपिड्स का। लिपिड्स तो मैंने ऑप्शंस में दी नहीं है। हाँ जी, ये प्रोटीन का है, प्रोटीन भी नहीं है। यहाँ पे आंसर्स में तो मैंने प्रोटीन भी नहीं लिखा कि किसका है ये। तो वेरी गुड, सी टेस्टोस्टेरोन का। क्यों? बिकॉज जो लिपिड कह रहे थे वो भी ठीक कह रहे थे, क्योंकि ये एक लिपिड ही है। बाकी ये दोनों और ये तीनों जो है ना, ये प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स का पाथवे क्या होता अगर यहाँ पे SER की जगह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है या राइबोसोम होते? वहां से अगर पाथवे स्टार्ट होता है तो वो प्रोटीन का है, और अगर सिर्फ स्मूथ से स्टार्ट होता है तो वो लिपिड का है। बिकॉज लिपिड्स की जो मेटाबॉलिज्म होती है वो स्मूथ में होती है। अगर आप बुक में लाइन पढ़ें स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये लाइन लिखी मिलेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स। लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व है। सो जो लिपिड्स होते हैं बच्चों, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन और इस तरह के कई जो स्टीरॉइड्स वगैरह होते हैं, ये सब के सब लिपिड्स हैं। और लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अपनी जर्नी शुरू करते हैं। बाकी तीनों प्रोटीन्स हैं। इसमें हीमोग्लोबिन तो सेल से बाहर नहीं जाएगी, वो तो सेल के अंदर ही रहेगी। इंसुलिन और ग्लूकागॉन वगैरह वो सेल से बाहर भी चले जाएंगे। क्लियर? लिपिड हो तो क्या करना है, और अगर प्रोटीन हो तो क्या जर्नी होगी। एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट्स? जिन बच्चों ने प्रोटीन कहा था उनको बता दिया मैंने कि प्रोटीन तब लिखेंगे जब आपकी जर्नी जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या राइबोसोम से शुरू हो रही हो। बेटा ग्लाइकोजन नहीं लिखा था मैंने, ग्लूकागॉन लिखा था। ग्लूकागॉन ये पैंक्रियास का हार्मोन है, प्रोटीन है ये, ठीक है। ग्लूकागॉन पैंक्रियास का हार्मोन है, ये प्रोटीन होती है। ओके बच्चों, क्लियर है? चलें, तो लिपिड्स होंगे कहाँ से स्टार्ट करना है, प्रोटीन्स होंगे तो कहाँ से स्टार्ट करना है, आपको अच्छी तरह पता चल गया। आज हमने बनाना है जी लाइसोसोम।
ठीक है जी। लाइसोसोम क्या होते हैं आप सबको पता है, स्प्लिटिंग बॉडीज हैं, स्प्लिटिंग बॉडीज हैं, क्योंकि ये लाइसो का मतलब स्प्लिटिंग और सोम का मतलब बॉडी होता है। ये दूसरों को तोड़ फोड़ का काम करते हैं। जो भी चीज़ सेल में एंटर होती है या सेल की अपनी कोई चीज़ तोड़नी हो, सो उसको जो है ये तोड़ देते हैं। सर आपकी प्रोफाइल में कहाँ सर्च और फॉलो करूं प्लीज़? मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे ना तो वहीं पे सामने लिखा होगा फॉलो, ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। चलें जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने एक एमसीक्यू लिखता हूं, उसके हिसाब से आपको मैं समझाऊंगा। द वेसिकल्स containing enzymes that are budded off from Golgi apparatus are called। तो आपके पास पहला ऑप्शन है प्राइमरी लाइसोसोम, बीटा ऑप्शन आपके पास सेकेंडरी लाइसोसोम, चार्ली है आपके पास ऑटोफैगोसोम और डेल्टा आपके पास नन। अब इस एमसीक्यू को समझें। हाँ जी बच्चों, जो वेसिकल्स एंजाइम रखते हैं और गोल्जी apparatus से बड ऑफ होते हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ जी, उन्हीं को हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। कैसे कहते हैं जी? उसको समझने के लिए हमें वो डायग्राम दोबारा ड्रॉ करनी पड़ेगी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है जो हमने लास्ट टाइम ड्रॉ किया था। दोबारा ड्रॉ करते हैं जी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दो तरह का होता है। ये रफ है जी, ये देखें ये रफ है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए हैं, और ये स्मूथ है। इस तरफ क्या है जी? स्मूथ, और इस तरफ क्या है जी? रफ। यहाँ से एक प्रोटीन बनती है और वो एक वेसिकल्स की फॉर्म में गोल्जी के पास जाती है। ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल है, ये इनको ले जाता है गोल्जी अपरेटस के पास। गोल्जी अपरेटस इसको जो है ना वो पैक करती है प्रोटीन को, और अब ये प्रोटीन एंजाइम है। सपोज कर लें कि जो प्रोटीन बनी है, दिस प्रोटीन इज एंजाइम, और ये कौन से एंजाइम है? ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम है। फॉर एग्जांपल ये एसिड फॉस्फेटेज है, कोई भी हाइड्रोलिटिक मीन ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम हो सकता है। सो इस वेसिकल के अंदर एंजाइम है, तो यहाँ पे एंजाइम्स फ्यूज होंगे, एंजाइम अंदर जाएंगे, एंजाइम्स की पैकिंग होगी, और दूसरी साइड से एंजाइम बर्ड ऑफ होकर बाहर निकलेंगे। बर्ड ऑफ होकर एंजाइम बाहर निकलेंगे। ये जो बर्ड ऑफ होकर एक वेसिकल बाहर निकला है, दिस वेसिकल इज नोन एज प्राइमरी लाइसोसोम। चूंकि इसके अंदर एंजाइम है, सो इसी थैली को हमने प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देना है। इसी थैली को क्या नाम देना है? प्राइमरी लाइसोसोम का। ओके हो गया। अगर इसके अंदर एंजाइम ना होते तो फिर हम इसको लाइसोसोम ना कहते। सो लाइसोसोम ऐसी थैली को बोलेंगे जो थैली निकलेगी यहाँ से और उस थैली के अंदर एंजाइम पड़े होंगे, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम का नाम देंगे। अब ये थैली क्या करेगी? ये थैली क्या करेगी? इसके अंदर एंजाइम है, जो एंजाइम करेंगे वही इस थैली का फंक्शन होगा। उसको समझने के लिए हम इसके फंक्शंस लिख लेते हैं कि फंक्शंस क्या हैं। फंक्शंस क्या हैं जी लाइसोसोम के? लाइसोसोम के बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका है जी फैगोसाइटोसिस करना। फैगोसाइटोसिस से जो चीज अंदर आती है उसको तोड़ देना, इसका फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है इसका ऑटोफैगी। ऑटोफैगी ये अपने ही किसी हिस्से की कर देते हैं, कैसे करते हैं वो भी आपको समझाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आपके कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं, कुछ जवाब। सर आपकी ड्राइव में जो 8 वर्कशीट्स हैं वो न्यू है या ओल्ड? वो ओल्ड है, आप भी यूज कर सकते हैं। लेकिन गोल्जी तो जब हम ट्रांसपोर्ट करते हैं तो राइबोसोम फिर उसके पास होते हैं क्या? नहीं है बेटे, नहीं होते। राइबोसोम नहीं होते, वो थैलियां होती हैं मेम्ब्रेन वाली। राइबोसोम की मेम्ब्रेन नहीं होती।
राइबोसोम की मेम्ब्रेन, राइबोसोम ने प्रोटीन बना के दे दी और वो प्रोटीन थैली के अंदर ऊपर जा रही है। सो प्राइमरी लाइसोसोम जब काम करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी लाइसोसोम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राइमरी और सेकेंडरी लाइसोसोम में क्या फर्क है? प्राइमरी लाइसोसोम एक ऐसी थैली है जो काम नहीं कर रही, अभी उसने डाइजेशन नहीं की, इट इज नॉट डाइजेस्टिव। लेकिन जो सेकेंडरी लाइसोसोम होते हैं वो डाइजेस्टिव होते हैं। हम प्राइमरी लाइसोसोम को ही सेकेंडरी कह देते हैं जब वो डाइजेशन शुरू करता है, किसी की तोड़फोड़ शुरू करता है, किसी की ऐसे बोटियां बनाना शुरू करता है, सो हम जो है उसी को सेकेंडरी कहते हैं। अच्छा जी सर, वर्कशीट तो ओपन नहीं होती, वर्कशीट पीडीएफ फाइल है, सो आपके पास पीडीएफ का कोई सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उससे वो अपलोड होगी, ठीक है, उससे वो ओपन हो जाएगी। आप अडोब रीडर कर लें, अडोब रीडर से इजीली ओपन हो जाती है, ठीक है जी। लें जी, सेकेंडरी लाइसोसोम कब बनता है? जब वो डाइजेशन करता है। ये डाइजेशन कब करता है मैं करवा के आपको दिखाता हूँ। ये सेल मेम्ब्रेन है, ज़्यादा दूर बन गई है, थोड़ी सी करीब कर लेते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से कोई फूड पार्टिकल अंदर आना चाहता है। जब ये अंदर आएगा तो इसके गिर्द जो है ना एक मेम्ब्रेन आ जाएगी और ये एक फूड वैक्यूल की फॉर्म में आपके पास मौजूद है। दिस इज व्हाट, दिस इज फूड वैक्यूल। ये फूड वैक्यूल है। प्राइमरी लाइसोसोम इस फूड वैक्यूल के साथ फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने के बाद इसकी डाइजेशन कर देता है, डाइजेशन कर दी। अब इसको हम नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं डाइजेस्टिव वैक्यूल। डाइजेस्टिव वैक्यूल आपका सेकेंडरी लाइसोसोम है। ये इसने बाहर से आने वाले फूड पार्टिकल की डाइजेशन कर दी है। इस डाइजेस्टिव वैक्यूल को हमने सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दिया। तो डाइजेशन करते वक्त ये सेकेंडरी है, डाइजेशन से पहले ये प्राइमरी है। ओके, अच्छा जी। अब उसके बाद यही वाला अगर एक लाइसोसोम, यही वाला एक लाइसोसोम, ये लाइसोसोम है और ये प्राइमरी है, ये किसी ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़ लेता है सेल के अंदर। ये माइटोकॉन्ड्रिया ये काम नहीं कर रहा था, ये काम नहीं कर रहा, ये वेला नकम्मा माइटोकॉन्ड्रिया। सो लाइसोसोम इस माइटोकॉन्ड्रिया को अपने साथ फ्यूज करता है, फ्यूज कर लिया और इसको डाइजेस्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया को पकड़कर तोड़ दिया, ब्रेक डाउन कर दिया ताकि उस माइटोकॉन्ड्रिया के हिस्सों को सेल्स खा जाएं। सो दिस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी लाइसोसोम। इसका नाम ऑटोफैगोसोम है। इस तरह के लाइसोसोम का ऑटोफैगोसोम है। और ऑटोफैगोसोम और डाइजेस्टिव वैक्यूल ये दोनों ही सेकेंडरी लाइसोसोम की टाइप्स हैं। सेकेंडरी लाइसोसोम दो तरह का हो गया आपके सामने, एक डाइजेस्टिव वैक्यूल और एक ऑटोफैगोसोम। डाइजेस्टिव वैक्यूल ने ब्रेक डाउन किया है फूड पार्टिकल को जो फैगोसाइटोसिस से अंदर आया, और ऑटोफैगोसोम ने क्या किया? अपने ही किसी पुराने जो काम नहीं, जो कबाड़ बन चुका, जो किसी काम का नहीं रहा हिस्सा, उसको पकड़कर तोड़ दिया। सो ये दोनों सेकेंडरी है। सो अब मेन डिफरेंस आपके सामने क्लियर हुआ कि प्राइमरी तब तक कहेंगे जब तक काम नहीं कर रहा, डाइजेशन नहीं कर रहा, और सेकेंडरी कब कहेंगे? जब वो काम कर रहा है। सर क्या फूड वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन से बन रहा है? जो भी खुराक बड़ी बल्क में बड़ी अंदर आती है तो वो मेम्ब्रेन के जरिए आती है, जिसको हम फैगोसाइटोसिस या एंडोसाइटोसिस का नाम देते हैं। उसकी तोड़-फोड़ जैसे ही शुरू की उसको हमने सेकेंडरी लाइसोसोम करार दिया। सो इधर एक एमसीक्यू आपका बना, सेकेंडरी लाइसोसोम कब बना? जब उसने डाइजेशन शुरू कर दी। दो तरह से डाइजेशन की, एक डाइजेस्टिव वैक्यूल की शक्ल में की और एक उसने की ऑटोफैगोसोम की शक्ल में की। मेरा ख्याल है अब आपको ये अच्छी तरह क्लियर हो गया है। सो वही थैलियां जो गोल्जी से निकली हैं, उन्हीं थैलियों को हमने प्राइमरी कहा, और जब उन्होंने अपना काम दिखाया तो उन्हीं को हमने सेकेंडरी करार दिया। एवरीथिंग इज क्लियर स्टूडेंट? क्लियर हो गया? जल्दी से कमेंट कर दें। वही थैलियां जो गोल्जी से निकली वो ट्रांसपोर्ट भी कर सकती हैं, सिक्रीशन भी करती हैं, और अगर उन्हीं में एंजाइम है, एंजाइम के नाम आपको मैंने बताए थे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, हाइड्रोलिटिक जो हाइड्रोलिसिस करते हैं, हाइड्रोलिसिस मीन ब्रेक डाउन करते हैं, जिनके अंदर एसिड
फॉस्फेटेज आपकी बुक में बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम मेंशन है, और भी मेंशन है, ठीक है। आप वही वर्कशीट्स यूज कर सकते हैं जो पहले से अपलोड हुई है, मैं नई भी अपलोड कर दूंगा। मेरा लैपटॉप खराब हो गया, आज इंशाल्लाह वो ठीक हो गया आ जाएगा, तो मैं नई वर्कशीट्स भी अपलोड कर दूंगा। सो घबराना बिल्कुल नहीं है, तब तक आप पुरानी वर्कशीट्स को सॉल्व कर लें, ठीक है जी। लें जी, इसी के साथ ही आपको परऑक्सीसोम समझा देते हैं, वो भी इसी तरह बनता है, लेकिन परऑक्सीसोम के पास जो एंजाइम्स होते हैं, परऑक्सीसोम्स के पास जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं? वो ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हाइड्रोजन परऑक्साइड की फॉर्मेशन और डीकम्पोजिशन में इस्तेमाल होते हैं। सो उनके नाम भी आपने बुक से याद करने हैं। एक एमसीक्यूज आपसे पूछते हैं जी डायमीटर कितना है, परऑक्सीसोम का डायमीटर कितना है। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा, जल्दी से, उम्मीद है आप लोगों ने पढ़ा होगा। परऑक्सीसोम का डायमीटर बताएं जी कितना होता है। ये भी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है। हाँ जी, परऑक्सीसोम का डायमीटर, वेरी गुड। परऑक्सीसोम जो है ना, ये नम्स के सिलेबस में है, एमडी के सिलेबस में नहीं है, ठीक है। सो परेशान ना हो। हाँ जी बच्चों, हाँ लाइसोसोम की डिजीजेस नहीं करवाई, डिजीजेस मेरा ख्याल नहीं वो करवाने, मैंने उसका एमसीक्यूज दिया हुआ है, तो आपने उसका एमसीक्यूज सॉल्व कर लेना। तो इसका डायमीटर वगैरह और इसके एंजाइम बस एमसीक्यूज के हवाले से नम्स वाले कर लें, एमडी कैट वाले भी देख लें, लेकिन एमडी कैट के सिलेबस का पार्ट नहीं है। 0.5 माइक्रोमीटर, वेरी गुड। लाइसोसोम की डिजीजेस सुन लें, वैसे आप लोगों को आती हैं तो सारी चीजें तो नहीं ना करवाते, कुछ चीजें आप लिख के लिए भी छोड़ देते हैं। ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 है और टे सैक डिजीज है। चलें जी, इसके रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे करवा लेते हैं। अब मुझे ये बताएं, टे सैक के अंदर इन टे सैक डिजीज डैश इज accumulated in dash cells। ये आपका एमसीक्यूज है। क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा, इन टे सैक डिजीज डैश इज accumulated in dash cells। आपके पास अल्फा है ग्लाइकोजन मसल्स, उसके बाद बीटा है लिपिड्स मसल्स, चार्ली है लिपिड्स ब्रेन, उसके बाद डेल्टा है ग्लाइकोजन ब्रेन। तो दो ब्लैंक्स वाला एमसीक्यूज, इस तरह के एमसीक्यूज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं एंट्री टेस्ट के हिसाब से। हाँ जी, तो क्या होगा? इन टे सैक डिजीज डैश इज accumulated in dash cells, लिपिड इन ब्रेन सेल, वेरी गुड। इसका मतलब आपको पता है, रिवाइज करने की जरूरत। इसी तरह ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 में ग्लाइकोजन अकोमुलेट होता है मसल में और लिवर में, क्यों? क्योंकि इसको तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होता, और एंजाइम लाइसोसोम के पास होना था। सो लाइसोसोम के पास एंजाइम नहीं है, इसलिए ये बीमारियां लाइसोसोम के साथ रिलेटेड हैं। ओके, इसी के साथ ही ग्लाइऑक्सीसोम है, वो प्लांट्स का स्पेशल ऑर्गेनेली है, नम्स के अंदर है। सो उसको भी आप कर लें। उसका सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है एमसीक्यू के हवाले से हम देखते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ग्लाइऑक्सीसोम, ये नम्स के अंदर है। ग्लाइऑक्सीसोम is to carry out Calvin cycle, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल या बाईसाइकिल या मोटरसाइकिल, ठीक है, क्रैब साइकिल, और डी है आपके पास यूरिया साइकिल। इसी एमसीक्यू से मैं सारा आपको ग्लाइऑक्सीसोम समझा दूंगा। जो नम्स वाले बच्चे हैं वो ध्यान करेंगे, एमडी कैट वालों को भी ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ जी वेरी गुड, ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। ये साइकिल क्या करता है? इस साइकिल का काम है फैटी
एसिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना। अब लाजमी बात है, कार्बो फैटी एसिड जो होते हैं ये फैट्स में होते हैं, लिपिड्स में होते हैं। तो ये वाला ग्लाइऑक्सीसोम वाला जो ऑर्गेनेली है ये होता भी उन्हीं प्लांट्स में है जिनके अंदर लिपिड्स होते हैं, उनके बीजों में होता है। जिनके बीजों में लिपिड ज़्यादा होते हैं उनके बीजों में ग्लाइऑक्सीसोम होता है, ताकि उनके बीजों में मौजूद फैट्स को वो कन्वर्ट कर दे किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो आंसर है आपका ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। दिस साइकिल कन्वर्ट करता है फैटी एसिड को कार्बोहाइड्रेट में। और आप सबको पता है फैटी एसिड आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिपिड्स। सो दिस ऑर्गेनेली इज इंपॉर्टेंट इन द प्लांट्स, और प्लांट्स के अंदर भी ये उनके अंदर इंपॉर्टेंट है जिनमें लिपिड्स ज्यादा हैं। जिनमें बच्चों क्या ज्यादा है? वेरी गुड, मुताहिर, शराज, कोमल, वेरी गुड, तैयबा, ईमान, फरा, सारे जो है माशाल्लाह अच्छे जवाब दे रहे। शराज ने जवाब गलत दिया तो नेक्स्ट टाइम जरा ध्यान से आप भी जवाब देंगे, ठीक है? कोई बात नहीं, गलत हो जाता है। लें जी, फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन पेरोक्सीसोम, उसका फंक्शन ही है, पेरोक्सीसोम ने उसके अंदर फंक्शन प्ले करना है, उसको तोड़कर या उसको बना के। सर वी नीड टू क्रैम द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ऑल लाइफ फ्रॉग एंड कॉकरोच। यस यू शुड। आपको ऑर्गेनिजम्स के जो मशहूर ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन, फ्रॉग, चिंपैंजी, जो बुक में मशहूर है, उनके याद कर लेंगे। आप बार बार रिवाइज करेंगे आपको वैसे याद है। जैसे मुझे याद है, मैंने कौन सा रट्टा लगाया, रट्टा नहीं लगाया, बार बार पढ़ते हैं तो याद हो जाते हैं। कभी इंसान का आपको याद करना पड़ा है कि 46 है, क्यों? बार बार देखने से याद हो गया, ऐसे ही वो भी याद हो जाएंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली दैट इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ये नजर आता है, तो एमसीक्यू के हवाले से देख लेते हैं। इन लाइट माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्स एज, तो आपके पास अल्फा है, रॉड्स, बीटा है, फिलामेंट्स, चार्ली है, और डेल्टा है, ऑल ऑफ दीज। लाइट माइक्रोस्कोप में जब आप माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो आपको क्या नजर आएगा? क्या आप देख सकते हैं जी? हाँ जी बच्चों, जल्दी से देखें, फिर हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी करेंगे और इम्पोर्टेंट चीज़ें इसकी देखने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ जाएगा। चलें जी, समझ आ गया? तो क्या आंसर है? ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसकी शक्ल फिक्स नहीं होती। इस एमसीक्यू से एक और बात क्लियर ये हुई कि माइटोकॉन्ड्रिया की कोई फिक्स शक्ल नहीं होती, उसकी शक्ल मुख्तलिफ सेल्स में मुख्तलिफ होती है। सो ऑल ऑफ दिस शुड बी द आंसर। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ गई जी, आप साइंसदान बन गए, आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। अब आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए माइटोकॉन्ड्रिया को खोलने लगे। लो जी, मैं खोल दूं माइटोकॉन्ड्रिया को। मैंने खोल दिया। हमें सबसे पहला जो कंपोनेंट नज़र आया माइटोकॉन्ड्रिया का, दैट वाज माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे जो पहली चीज़ होती है वो क्या होती है जी? मेम्ब्रेन। दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक मैंने बना दी जिसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। और एमसीक्यू के अंदर याद रखें, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, स्मूथ ही बनाई है मैंने। इनर जो होती है ना, इनर फोल्ड्स बनाती है। इनर क्या बनाती है? इन फोल्डिंग्स बनाती है। इन फोल्डिंग्स बनाते हैं, ये इन फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स बना दी जी मैंने, ये इन फोल्डिंग्स हैं। इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टा कहते हैं। क्या नाम देते हैं इन फोल्डिंग्स को? क्रिस्टा कहते हैं। ये तो होगी मेम्ब्रेन। ये जो आपका आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जगह है, ये वाली, ये जगह, इसको हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये वाली इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। ये वाली भी, और ये भी इंटर मेम्ब्रेन, ये सारी मेम्ब्रेन स्पेस है। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान जो जगह है इसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, और इसको
आउटर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया के दो कंपार्टमेंट्स बन गए, एक कंपार्टमेंट ये वाला आउटर से इनर मेम्ब्रेन के दरमियान, इसको हमने नाम दिया इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या आउटर कंपार्टमेंट। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको नजर आएगा, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा आपको तीसरा कंपोनेंट नजर आएगा जिसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। ये वाला हिस्सा सारा मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स को इनर कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर वो सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, राइबोसोम्स भी हैं यहाँ पे, प्रोटीन बनाते हैं तो प्रोटीन्स भी होंगी, और डीएनए भी यहाँ पर है, अपना डीएनए भी है। सो अपनी प्रोटीन, अपना राइबोसोम बना, अपना डीएनए है। सो दे आर नोन एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। हर चीज इनके पास अपनी है, लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक इनके पास हर चीज अपनी है, लेकिन फिर भी ये बाहर से चीजें मंगवाते हैं सेल से। तो ये एंजाइम्स हैं, कोएंजाइम पड़े हुए हैं, राइबोसोम्स पड़े हुए हैं, देखो इसके अंदर राइबोसोम पड़े हुए हैं, ठीक है जी। डीएनए वगैरह भी है इनके अंदर, डीएनए वगैरह भी है, डीएनए भी पड़ा हुआ है इनके अंदर। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके अंदर जो है वो पड़ी हुई है। मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको डीएनए ये गंदा बना, इसको मिटा दें, ये अच्छा सा डीएनए। सो डीएनए भी है, राइबोसोम भी है, एंजाइम्स भी हैं, कोएंजाइम्स भी हैं, प्रोटीन भी है, सारा कुछ किसके अंदर पड़ा हुआ है? मैट्रिक्स के अंदर पड़ा हुआ है। इनके जो राइबोसोम्स होते हैं ना, इनका साइज 70s होता है, 70s। सो अब मुझे आप लोग बताएंगे, चूंकि इनका साइज 70s है, तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से मैच करते हैं या यूकैरियोटिक से? हाँ जी बच्चों, चूंकि इन राइबोसोम्स का साइज, ये जो राइबोसोम मैं आपके सामने बना रहा हूं, चूंकि इनका साइज 70s है इन राइबोसोम्स का, तो ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से मैच कर रहे हैं या यूकैरियोटिक राइबोसोम से मैच कर रहे हैं? हाँ जी बच्चों। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, उसमें क्रोमोसोम्स की शक्ल में डीएनए नहीं होता, सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोम की शक्ल में नहीं होता, ठीक है। हाँ जी बच्चों, तो याद रखें राइबोसोम जो इसके हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम है ये रिजेंबल करते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स के साथ, दे रिजेंबल। इसीलिए तो एवोल्यूशन के अंदर ये बात पता चली कि माइटोकॉन्ड्रिया एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन रखता है। याद है सेकंड ईयर में आपने पढ़ा एंडोसिम्बियोटिक ओरिजिन, मीन ये बैक्टीरिया से बना हुआ ऑर्गेनेली है। वेरी गुड बच्चों, ऑल ऑफ यू वेरी गुड। ये सेकंड ईयर एवोल्यूशन में हमने माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ा था कि ये एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से एंडोसिम्बियोटिक है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि इसके राइबोसोम मैच करते हैं किससे? प्रोकैरियोट से। लें जी, ये इसका हो गया स्ट्रक्चर। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस की तरफ। फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट है इसके। फंक्शन से पहले आपको मैं F1 पार्टिकल्स के बारे में समझा दूं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर आपको इस तरह माचिस की तीली की तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे, माचिस की तीली की तरह इधर भी मिलेंगे आपको, इनर मेम्ब्रेन में यहां भी मिलेंगे। सारी क्रिस्टी जो है उसकी इनर सरफेस माचिस की तीली जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनी हुई होगी। इनको अगर मैं बड़ा करके दिखाऊं आपको, तो ये आपका एक पूरा पार्टिकल है, ये F1 पार्ट होता है और ये वाला F0 होता है। ये पूरा पार्टिकल F0 और F1 दो चीजों से मिलकर बनता है। ये गोल वाला F1 है और ये पीछे F0 है। बेसिकली दिस इज द इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एटीपी सिंथेस। ये जो F1 पार्टिकल है ये एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है एंजाइम का जिसका नाम है एटीपी सिंथेस, जो एटीपी बनाने के काम आता है। सो F1 पार्टिकल्स का रोल क्या हुआ? नूब लाइक स्ट्रक्चर है, नूब लाइक गोल गोल, लेकिन ये पूरी माचिस की तीली बन जाती है अगर हम F0 को मिलाएं। तो इनका काम एटीपी बनाने के अंदर, एनर्जी बनाने के अंदर रोल प्ले करना है। दैट इज कॉल्ड, हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर
हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, क्योंकि इसने एनर्जी बनानी है। सो पहला काम तो हो गया एनर्जी बनाना, और एनर्जी बनाने के लिए जो इम्पोर्टेंट अमल होता है उसको हम सेलुलर रेस्पाइरेशन का नाम देते हैं। इस रेस्पाइरेशन के अंदर बच्चों ध्यान से सुने, यस डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, वो तो होता ही डबल स्ट्रैंडेड है, ठीक है। लें जी, हम कहाँ थे? हाँ, हम थे जी सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। रेस्पिरेशन किस तरह से होती है याद रखें, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया खुराक से एनर्जी लेकर एटीपी बनाता है। कैसे बनाता है? सबसे पहले खुराक के अंदर ग्लूकोज होती है, ये समझ लें, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। ग्लूकोज ब्रेकडाउन होती है, जब ब्रेकडाउन होती है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनते हैं। हम कहते हैं जी इसकी ब्रेकडाउन से एनर्जी बनती है, डायरेक्ट एनर्जी नहीं बनती, इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। आप लोगों को पता है इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, हाइड्रोजन आयंस निकलते हैं। ये दो चीज़ें ग्लूकोज से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बता रहा हूँ जो यहाँ पर होता है, इनर मेम्ब्रेन के क्रॉस ये सारा काम हो रहा होता है। इससे इलेक्ट्रॉन आ गए और हाइड्रोजन आ गए। अब ये इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन क्या करेंगे, ये NAD और और FAD को NADH में कन्वर्ट करेंगे। NAD को NADH में कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन चाहिए। अब ये NAD जो है ना, दिस NAD विल बी कैरी टू सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी चेन। आपको पता है इस रेस्पिरेटरी चेन की मदद से ये जो क्रिस्टल है इसके अंदर रेस्पिरेटरी चेन होगी, ये वाली देखें, कैरियर्स होंगे, इस मेम्ब्रेन में भी कैरियर्स होंगे रेस्पिरेटरी चेन के। आप लोगों ने पढ़े थे ना, कोएंजाइम्स, उसके अलावा साइटोक्रोम्स, वो सारे इस इनर मेम्ब्रेन का हिस्सा होंगे। इनसे ये जो है ना रेस्पिरेटरी चेन की मदद से NADH की मदद से ATP बनेंगे। और हर NADH जब रेस्पिरेटरी चेन में से गुजरता है तो 3 ATP आपको बना के देता है, जो इंशाल्लाह हम बायो एनर्जेटिक्स के अमल में डिटेल से पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ कुछ NADH क्रैब साइकिल से भी बनते हैं, उनसे भी बाद में ATP बना लिया जाता है। उसके अलावा और बहुत सी मेटाबॉलिज्म्स होती हैं, फैटी एसिड्स की मेटाबॉलिज्म्स भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, अमाइनो एसिड्स की वगैरह वगैरह। सो ये इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे जो मैंने आपके लिखवाए। किसके बच्चों? माइटोकॉन्ड्रिया के। इसको याद कर लें, इंशाल्लाह कभी नहीं भूलेंगे। दिस रेस्पिरेटरी चेन इज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो NADH के इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ATP बना देती है। ये जो NADH ने इलेक्ट्रॉन लिए ना, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को इस्तेमाल करके रेस्पिरेटरी चेन से ATP बनाए जाते हैं। सो वो चेन इस मेम्ब्रेन में होती है, जिस मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टा कहते हैं। सो इसी से ATP बनते हैं। इसी से क्या बन रहे होते हैं? ATP बन रहे होते हैं। तो वो ATP सिंथेस भी देखें इसी में लगे हुए हैं, यहाँ पर ATP सिंथेस भी लगा हुआ है। सो ये ATP बना के देगा आपको। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया ने ATP बनाने के लिए खुराक यानी फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की, हाईली एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट किए, NADH का हिस्सा बनाया, NADH को गुजारा चेन से और फिर जाके ATP तैयार किए। तो ये मैंने रिपीट भी कर दिया, ठीक है मुताहिर, रिपीट कर दिया मैंने। खुराक से एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स एक्सट्रैक्ट किए। अच्छा, इसकी रिमूवल का नाम क्या होगा? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन से इलेक्ट्रॉन निकले, NADH का हिस्सा बने और NADH के फिर इलेक्ट्रॉन्स रेस्पिरेटरी चेन में से गुजरकर ATP बनाने में इस्तेमाल हुए। सो ये काम बायो एनर्जेटिक्स में आपको मैं डिटेल से इंशाल्लाह दोबारा भी समझा दूंगा, ठीक है। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट ऑर्गेनेली है जी आपका प्लास्टिड्स, जो कि स्पेशल प्लांट्स के ऑर्गेनेलीज हैं, उनको आपने समझना है इंशाल्लाह। क्लोरोप्लास्ट को हम उसमें से डिटेल से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा आखिरी ऑर्गेनेली रह जाएगा, दैट विल बी सेंट्रियोल। सो हियर वी गो।
टू दी प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स की कई टाइप्स हैं। ये प्लांट स्पेसिफिक ऑर्गेनेली है, जो नम्स में लिखा हुआ है कि स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल्स, तो उसके अंदर प्लास्टिड्स मिलेंगे आपको, जिसकी 3 टाइप्स हैं इंपॉर्टेंट। वैसे तो बहुत ज्यादा होती है, हमने 3 ही पढ़नी है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और उसके बाद बच्चों होगी हमारे पास लीकोप्लास्ट। और भी होती हैं लेकिन हम 3 को ही पढ़ते हैं आमतौर पर। हमने किसको डिटेल से डिस्कस करना है मुझे नहीं बताने की जरूरत, आप सबको पता है। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल द वन एंड ओनली क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का MCQ लिखते हैं, डायमीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज। मैं आपको ऑप्शंस नहीं दे रहा, आपको मैं डायरेक्ट आंसर पूछ रहा हूं। हाँ जी बच्चों, किस किस ने रीड किया है? डायमीटर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, कितना डायमीटर होता है एक क्लोरोप्लास्ट का? नंबर्स भी आपको पता है। एक मेसोफिल सेल्स के अंदर 2200 क्लोरोप्लास्ट होते हैं। एक मेसोफिल सेल जो कि पत्ते का होता है, चूंकि प्लांट्स में है तो पत्ते में है, तो एक मेसोफिल सेल में 20 से 100, लेकिन इनका डायमीटर कितना है? हाँ जी बच्चों, वेरी गुड, जल्दी से डायमीटर कमेंट कर दे। वेरी गुड, शाबाश, ठीक कमेंट कर रहे हैं आप लोग। आंसर इज 426 माइक्रोमीटर। तो बताओ क्या ये आपको लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आएगा? यस, 2 माइक्रोमीटर से ऊपर जो चीज भी होती है वो लाइट माइक्रोस्कोप से नजर आ जाती है। सो ये भी लाइट माइक्रोस्कोप से हमें नजर आ जाएगा। सो लाइट माइक्रोस्कोप से हमें ये किस तरह का नजर आएगा? हमें सिर्फ ये थैलियां नजर आएंगी। हम चाहते हैं कि डिटेल से खोल के चेक करें क्लोरोप्लास्ट के अंदर अल्लाह ने क्या क्या रखा हुआ है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहली चीज हमें मिलेगी बिल्कुल उसी तरह जैसे हमें मिली थी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये इसका आउटर एनवेलप है, आउटर एनवेलप जो कि डबल मेम्ब्रेनस है, ये हमें नज़र आएगा सबसे पहले लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप, डबल मेम्ब्रेनस एनवेलप। तो सबसे पहले हमें क्या जो है वो नज़र आया, एनवेलप दैट इज डबल। इसके बाद हमें अंदर नज़र आया ये सारा फ्लूइड, ये सारा फ्लूइड, ये सारा जो है ना ये फ्लूइड नज़र आया। इसको हम नाम देते हैं स्ट्रोमा। इस फ्लूइड के अंदर भी वो सारी चीज़ें थी जो बच्चों आपको माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में नज़र आई थी। एंजाइम्स, कोएंजाइम्स, प्रोटीन्स और राइबोसोम्स अपने डीएनए अपना। सो ये भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है, क्योंकि इसके पास भी अपनी प्रोटीन, अपना डीएनए, अपनी प्रोटीन की फैक्ट्री मौजूद है। ये अपने डीएनए से अपने प्रोटीन की फैक्ट्री खुद बना सकता है। सो नंबर 3 इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्लियर कट नजर आया थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। ये क्या होती हैं, बना के चेक करते हैं। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन इस तरह से पड़ी होती हैं, ये देखें, ये छोटी छोटी मेम्ब्रेन है, थैलियां बोरियों की तरह एक दूसरे के ऊपर स्टैक बना रही हैं बोरियों की तरह। इस पूरे स्टैक को हम ग्रेनम का नाम देते हैं। इस पूरे स्टैक को क्या नाम देते हैं? ग्रेनम। और एक ग्रेनम के अंदर आपके पास MCQs है, 50 थैलियां होती हैं, 50 क्वाइंस लाइक थैलियां। तो मेम्ब्रेन लिखें, मेम्ब्रेन लिखते हैं 50 मेम्ब्रेन्स, एवरेज 50 मेम्ब्रेन्स होती हैं एक। यहाँ तो इतनी जगह नहीं है कि 50 बना सके। सो ये ग्रेनम हो गया जो आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बच्चों नजर आ रहा है। इन थैलियों के साथ और थैलियां बनाते हैं जी। यहाँ पे एक और ग्रेनम बनाया आपके सामने, 2 ग्रेनम हो गए, तो 2 ग्रेनम ग्रेना कहलाते हैं। ये भी एक ग्रेनम है। इसके साथ एक और ग्रेनम बनाते हैं, 3 ग्रेनम हो जाएंगे। इस ग्रेनम की अंदर जो थैलियां पड़ी हुई हैं छोटी छोटी बच्चों, इन थैलियों की वजह से आपको एक बड़ी यूनिक बात बताता हूं, बड़ी यूनिक बात।
एमसीक्यू में आप लोग लिख लें, इन मेम्ब्रेन की वजह से क्लोरोप्लास्ट ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। जिंदगी में ऐसी इंफॉर्मेशन बड़ी कम मिलती है। दो तो ये हो गई आउटर इनर और एक इनकी ये वाली मेम्ब्रेन है। सो ट्रिपल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है किस चीज का? क्लोरोप्लास्ट का। ये जो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन अंदर वाले ल्यूमन को बाहर वाले स्ट्रोमा से अलग करती है। उसको हम नाम देते हैं, अंदर वाले हिस्से को हम नाम देते हैं इनर या इनर थैलाकॉइड स्पेस। इसको ल्यूमन भी कहते हैं, ल्यूमन। ये भी एमसीक्यूज में याद रखें कि जो अंदर चीजें पड़ी हुई हैं, ये वाला जो अंदर वाला हिस्सा है मेम्ब्रेन्स के अंदर, ये सारा बोरियों के जो अंदर हिस्सा है सारा, ये सारा जो है ना ल्यूमन या इनर थैलाकॉइड स्पेस कहलाता है। सो बच्चों ये चीज नोट कर ली। कौन सा ऑर्गेनेली है जो ट्रिपल मेम्ब्रेनस है? तो याद रखें बच्चों कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। दो ये हो गई, एक और दो, और एक जो है ये थैलाकॉइड्स की मेम्ब्रेन है। सो टोटल मिला के क्लोरोप्लास्ट की 3 मेम्ब्रेन्स बन गई। दो ग्रेनम को मिलाने वाला जो हिस्सा होता है वो नॉन ग्रीन होता है, उसको हम इंटर ग्रेनम का नाम देते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है इनकी मेम्ब्रेन्स में। यहाँ क्लोरोफिल्स के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोफिल, जो कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में पड़े होते हैं। और यही क्लोरोफिल की वजह से पौधों का रंग ग्रीन होता है। और ये हीम से रिजेंबल करते हैं, हीम, नॉट हीमोग्लोबिन। बच्चे हीमोग्लोबिन से रिजेंबल करवा देते हैं, हालांकि ये सिर्फ हीम से रिजेंबल कर रहे होते हैं। बट दिस मेम्ब्रेन डज नॉट कवर द होल मेम्ब्रेन। तो मैंने यहां मेम्ब्रेन बाउंड तो नहीं लिखा, बाउंड नहीं लिखा, मैंने सिर्फ मेम्ब्रेनस कहा कि 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं, नॉट मेम्ब्रेन बाउंड, जस्ट मेम्ब्रेनस, यानी 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। ओके हो गया? तो ये ल्यूमन को कवर कर रही हैं। अगर हम क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाएं और ल्यूमन के अंदर जाएं इधर, तो फिर हमें लगेगा कि इसके गिर 3 मेम्ब्रेन है, एक ये और एक ये। ओके? तो मेम्ब्रेनस है, मेम्ब्रेन बाउंड क्लोरोफिल हो गया। यहां क्लोरोफिल नहीं होता, ये नॉन ग्रीन है, सो इसको हम इंटर। लाजमी नहीं है कि सिर्फ क्लोरोफिल हो, क्लोरोफिल के अलावा बाकी पिगमेंट्स भी सारे के सारे जो आप। हाँ जी स्टूडेंट्स, टेक्निकल इश्यूज की वजह से एक ब्रेक लगी, सो ब्रेक इज ओवर, वी आर राइट बैक। हम लोग बात कर रहे थे कि जो बाकी पिगमेंट्स होते हैं जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, वो भी इन्हीं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट हैं। सो अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। ट्रिपल मेम्ब्रेनस को मैं मिटा रहा हूं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द फंक्शंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के जो फंक्शंस हैं उनमें मैंने आपको 2 चीजों के फंक्शंस बताने हैं, एक स्ट्रोमा का फंक्शन और एक थैलाकॉइड का। थैलाकॉइड में चूंकि पिगमेंट्स हैं, तो वो पिगमेंट्स क्या करते हैं? वो फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे अब्सॉर्ब लाइट अब्सॉर्ब करके वो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस का, उसको कैरी आउट करते हैं। सो ओवरऑल फंक्शन क्लोरोप्लास्ट का बनेगा फोटोसिंथेसिस का। पहला स्टेप होता है लाइट रिएक्शन, जिसमें लाइट अब्सॉर्ब करनी होती है, सारे पिगमेंट्स ने करनी है। जो पिगमेंट्स हैं वो पड़े हुए हैं थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में। सो लाइट की मदद से ये 2 चीजें तैयार करते हैं, एक एटीपी तैयार करते हैं लाइट की एनर्जी को इस्तेमाल करके एटीपी, और दूसरी चीज ये तैयार करते हैं NADPH। ये दोनों चीजें लाइट रिएक्शन में तैयार होती हैं, ये इन मेम्ब्रेन्स पे तैयार होती हैं। एटीपी भी इन्हीं मेम्ब्रेन पे तैयार होती है, और NADPH ये वही मेम्ब्रेन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टा थी, वहां भी एटीपी बन रहे थे, यहाँ भी एटीपी बन रहे हैं। दूसरा फोटोसिंथेसिस का सेकंड स्टेप है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। वो दूसरे
दूसरे पार्ट में होता है जिसको स्ट्रोमा कहते हैं इधर, क्योंकि एंजाइम भी सारे इधर हैं, कोएंजाइम भी सारे इधर पड़े हुए हैं, हर चीज़ इधर पड़ी हुई है। सो इस एटीपी और NADPH को इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाता है शुगर्स में। दिस इज द डार्क रिएक्शन। सो स्ट्रोमा के अंदर जो रिएक्शन होता है उसको लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन भी कहते हैं और डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। और इसके अंदर इस्तेमाल क्या क्या होता है, ATP और NADPH जो कि पिछले रिएक्शन में बनी, ये दो चीज़ें इस्तेमाल होंगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर शुगर बनाएगी, शुगर बनते ही फोटोसिंथेसिस का अमल कंप्लीट। सो क्लोरोप्लास्ट ने ओवरऑल किया क्या, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। इसको केल्विन साइकिल भी कहते हैं। सो केल्विन साइकिल इज द फंक्शन ऑफ स्ट्रोमा, यहाँ पे केल्विन साइकिल होता है स्ट्रोमा के अंदर, और ATP वगैरह इन थैलियों से बनते हैं। सो दोनों ने मिलकर क्या किया, एक ही काम किया, दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर बना दी, फिक्स कर दी कार्बन, और ATP के जरिए और NADPH के जरिए आपको खुराक बना कर दी। सो दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। अक्रोमो और जो लिकोप्लास्ट है उसकी डिटेल खुद पढ़ लें। सर NADH और NADH2 में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। NADH में एक हाइड्रोजन और NADH2 में 2 हाइड्रोजन है। जब एक और हाइड्रोजन गेन करते हैं तो वो NADH2 में कन्वर्ट होते हैं। सो एज सच कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है। लें जी, आज का आखिरी ऑर्गेनेली सेंट्रियोल है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। सेंट्रियोल क्या समझाना है आपको, सिर्फ इसकी कुछ आपको जो है ना MCQ समझा देते हैं। याद रखिए, सेंट्रियोल से पहले आपको समझना पड़ेगा माइक्रो ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स साइटोस्केलेटन का जो हिस्सा होते हैं इस तरह के होते हैं। ये देखिए, ये माइक्रो ट्यूब्यूल मैंने आपको बना के दी, ये प्रोटीन की बने हुए होते हैं जिनका नाम है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ट्यूबुलिन प्रोटीन, इन्हीं माइक्रो ट्यूब्यूल्स ने आगे जाके सेंट्रियोल बनाना है, इन्हीं से फ्लैजेला बनना है, इन्हीं से सिलिया बनना है। हम बना के थोड़ा सा आपको चेक कराते हैं सेंट्रियोल कैसे बनेगा इन माइक्रो ट्यूब्यूल से। सेंट्रियोल, इन्हीं माइक्रो ट्यूब्यूल से स्पिंडल फाइबर बनता है सेल डिवीजन में, इन्हीं से क्लीवेज फ्लो होती है, सारा कुछ इन्हीं से होता है। अगर इनके 9 ट्रिपलेट्स अरेंज होते हैं एरे की फॉर्म में, 1 ट्रिपलेट, 2 ट्रिपलेट, ठीक है जी, और तीसरा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट, चौथा ट्रिपलेट, उसके बाद 5वां ट्रिपलेट। लगता है जगह ज़्यादा हो गई है, हम इसको मोड़ लेते हैं यहीं से ही ऐसे, ठीक है, यहीं से ही ऐसे मोड़ लेते हैं 5वां, उसके बाद 6ठा, 7वां, 8वां, और ये जो है 9वां ट्रिपलेट। इसको यहाँ से मिटा के इधर कर ले, ये 9वां ट्रिपलेट। इस तरह अगर 9 ट्रिपलेट्स जो हैं वो आपके अरेंज होते हैं और एक इस तरह सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। इसके हर धागे को, हर माइक्रो ट्यूब्यूल को इस तरह लंबा करके हमें देखना पड़ेगा, तो वो इस तरह का निकलेगा। इसका मतलब इन्हीं माइक्रो ट्यूब्यूल से मिलकर क्या बना, सेंट्रियोल। ये कितने ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स हैं, 9 ट्रिपलेट्स। और आपको पता है हर सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो राइट एंगल पे होते हैं, एक इस तरह से पड़ा होता है और एक इस तरह से पड़ा होता है। तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा इस तरह से, वो 90 का एंगल बनेगा। ये पूरा हिस्सा जिसमें 2 सेंट्रियोल पड़े हुए हैं, ये सेंट्रोसोम कहलाता है, सेंट्रोसोम कहलाता है। साइटोस्केलेटन कर लें बच्चों, अब ये तो आप कर सकते हैं ना, उसमें सिर्फ माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट है, वो MD-CAT का पार्ट नहीं है, सिर्फ माइक्रो ट्यूब्यूल्स MD-CAT का पार्ट है, जो मैंने आपको बता दिया। वो ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना है और धागे नुमा स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ MCQs करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको क्लियर होगा ये मजीद। कुछ MCQs करते हैं जी।
नंबर ऑफ, पहले एमसीक्यूज आज करेंगे जी, नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स इन अ सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम के अंदर कितनी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं? हाँ जी, 9, 27, 54 या 18? हाँ जी, इसका जवाब नहीं जल्दी से। एक सेंट्रोसोम जिसमें दोनों सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं उसमें जी साइटोस्केलेटन नम्स में है। मैंने इसीलिए आपको कहा है कि आप बाकी नम्स वाले खुद कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट ही करना है। प्रोटीन का फर्क है और फंक्शंस का फर्क है, उसके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। टाइम हमारे पास कम है, नहीं तो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा। कल याद करवाइएगा, कल हमारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी बचे हैं। हाँ जी, क्या आंसर है? सेंट्रोसोम के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल 54 होंगे। अगर मैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के बजाय लिखूं माइक्रोट्यूब्यूल ट्रिपलेट्स इन अ सेंट्रोसोम, अब क्या जवाब होगा? एक सेंट्रोसोम के अंदर ट्रिपलेट्स कितने होंगे? वेरी गुड, ट्रिपलेट्स जो है ना वो 18 होंगे, क्योंकि एक के अंदर 9 ट्रिपलेट्स हैं तो 2 के अंदर 18 ट्रिपलेट्स होंगे। अगर मैं यहां सेंट्रियोल लिख दूं, एक सेंट्रियोल के अंदर कितने ट्रिपलेट्स हैं? तो अब आंसर क्या होगा आपके पास? एक सेंट्रियोल में 9 ट्रिपलेट्स हैं। सो ट्रिपलेट्स 9 है, इंडिविजुअली 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। सो इसको घुमा फिरा के जिस तरह से मर्जी आप कर लें। इसके फंक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन्हीं से मिलकर सिलिया बनता है, इन्हीं से फ्लैजिला बनता है, इन्हीं से बेसल बॉडी बनती है। फ्लैजिला बनता है इन्हीं से, सिलिया बनता है इन्हीं से, बेसल बॉडी। अब बेसल बॉडी के अलावा इसी से स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, सेल डिवीजन होती है, इसी से क्लीवेज फरो भी होती है। सो सारे मैंने तरतीब से इसके फंक्शंस लिख दिए हैं। अब मैं आपको बेसल बॉडी थोड़ी समझाऊं, वो आपने नहीं डिटेल से पढ़ी होगी। ये अगर बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर बच्चों ये इसका डीएनए है, ये सारा चीज़ें हैं। यहाँ से फ्लैजिला निकलता है। फ्लैजिला जिस हिस्से से निकलता है ना, उस हिस्से का नाम बेसल बॉडी होती है, और वो बेसल बॉडी सेंट्रियोल से ही बनती है। मसलन ऐसा सेंट्रियोल जिससे फ्लैजिला निकलता है, उसी सेंट्रियोल को बेसल बॉडी कहते हैं। ऐसा सेंट्रियोल जिससे फ्लैजिला बनकर ओरिजिनेट होता है, उसी सेंट्रियोल को फ्लैजिला निकलने के बाद बेसल बेस पे पड़ी हुई बॉडी का नाम देते हैं। ठीक है जी, रिपीट कर दें? क्या रिपीट करना है जी, ये बताएं मुझे। व्हाट शुड बी रिपीटेड? अच्छा, ऐसे ना कहा करें रिपीट कर दें, मुझे जुमला बताया करेंगे कौन सी बात को रिपीट करना है। हाँ जी, तो बेसल बॉडी क्या है? वही सेंट्रियोल जो कि पड़ा हुआ था बैक्टीरिया के अंदर, उसी ने जब फ्लैजिला निकाला तो उसी को हमने सेंट्रियोल बेसल बॉडी का नाम दे दिया। ठीक है जी। माइक्रोट्यूब्यूल वाला रिपीट कर दें। माइक्रोट्यूब्यूल वाला, अच्छा कितने होते हैं? देखिए ट्रिपलेट्स गिने तो 9 है, हर ट्रिपलेट के अंदर 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल हैं, तो एक सेंट्रियोल के अंदर 27 माइक्रोट्यूब्यूल बन जाएंगी। और चूंकि सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं तो टोटल 54 माइक्रोट्यूब्यूल्स एक सेंट्रोसोम में आ जाएंगे। ठीक है जी, तो मैंने रिपीट कर दिया। इससे फ्लैजिला ही बनेगा, सिलिया और बेसल बॉडी कैसे बनेगी? स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन में देखेंगे कि इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं की प्रोटीन से मिलकर बन रहे होते हैं। चलें जी, अब हम आपका टेस्ट स्टार्ट करते हैं और मुझे इजाज़त दें, टाइम बहुत हो गया। ठीक है, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। कल हम इंशाल्लाह इस चैप्टर को ख़त्म भी कर देंगे और इंशाल्लाह जो है अगला चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। मुझे इजाज़त दें, कल मिलते हैं। आप अपना इतनी देर में टेस्ट सॉल्व करें। इन टेस्ट के एमसीक्यूज़ को भी हम कल डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई मुश्किल हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं कल। कल तक के लिए अपना ख्याल रखें ढेर सारा और मुझे इजाज़त दें।